जय हिंद दोस्तों। सैनिकों को सिर्फ होली दिवाली पर याद किया जाता है लड्डू खिलाने के लिए, या वास्तविक सरकार हमारे सैनिकों वीर नारियों के प्रति गंभीर है और जवाबदेह है? ये सवाल आप देख सकते हो कर्नल साहब ने उठाया है, कर्नल राम रतन नेगी ने। उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों के सामने अपनी बात रख रहे थे कि इस सरकार सिर्फ सैनिकों के नाम पर सरकार चला रही है, राजनीति करती है, होली दिवाली पर कलर खेलती है, जवानों के साथ लड्डू खिलाती है, हमारी वर्दी पहन करके तमाशा कर रही है, लेकिन गंभीर नहीं है। गंभीरता के लिए कुछ पॉइंट्स रखे। सबसे पहले मैं सीएसडी में भेदभाव की बात करूंगा। अग्रवीरों का जो कल का मामला है वो इतना बुरी तरह वायरल हो रहा है, हर लोग उस पर कमेंट्स कर रहे हैं। सच बता रहा हूं, कईयों ने नेताओं को इतनी खरी खोटी सुनाई जिसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। ईसीएचएस का मुद्दा हो, सैनिक स्कूल का प्राइवेटीकरण कर दिया है और पेंशन पर टैक्स लगाने की तैयारी। इन सैनिकों के विकलांग का जो उनको पेंशन मिलती थी, जिसको कि आज उसके ऊपर जो टैक्स रिलीफ मिला करता था 1922 से आज केंद्र सरकार ने 104 साल के बाद उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। ये जो विकलांग पेंशन होती है उन फौजियों को, उन पूर्व सैनिकों को मिलती है जो लड़ाई के दौरान या विषम कंडीशंस में अपने को मानसिक और शारीरिक तौर पर विकलांग हो जाते हैं, उनको ये टैक्स एग्जम्पशन दिया गया था। आज की जो केंद्र सरकार है वो दिखावा करने के लिए, तो प्रचार प्रसार करने के लिए तो बोलती है कि हम सैनिकों के साथ हैं, लेकिन धरातल में ये जो नीतियां बनाते हैं वो पूर्व सैनिकों के और सैनिकों के खिलाफ रहती हैं। तीसरा जो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है वो एक्स सर्विसमैन का जो हेल्थ स्कीम होता है उसमें सालों साल कटौती कर दी गई है। आज भी तकरीबन 10,000 करोड़ का डेफिसिट है, जिसके कारण जो पॉली क्लिनिक्स हैं और जो पैरेंट हॉस्पिटल्स हैं वो पूर्व सैनिकों को, उनके परिवारों को हेल्थ सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, जिससे कि उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में एक बहुत गंभीर मुद्दा एक और है, जैसे कि हमारा उत्तराखंड जो है सैन्य बाहुल्य राज्य है और हमारी प्रधानी जी हरियाणा से आती हैं, वहां भी सैनिक हर परिवार में है। आप सबको मालूम है इन मुद्दों को लेकर सरकार का जिस तरीके से, जो सरकार के मन में क्या चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि मुंह में राम और बगल में छुरी। यानी सैनिकों की पेंशन में कटौती कर दो, सैनिकों की पेंशन में टैक्स लगा दो और सैनिकों को एकजुट मत होने दो, इनके ऊपर राजनीति करो। आप इस बात से कितने सहमत हैं? सबसे पहले एक आर्टिकल है जो वायरल हो रहा है, इससे आप कितना ताल्लुकात रखते हो? हमने अपने देश के लिए जान कुर्बान की है। जब हम रिटायर्ड होकर घर जाते हैं तो हम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सीएसडी के जरिए एक अच्छी कार भी नहीं खरीद सकते। यानी रिटायरमेंट के बाद जाना और हमें कार अच्छी ना खरीदना कितने दुख की बात होती है। अब इसके साथ एक वीडियो है कि हमारे एयरफोर्स के एक जेसीओ हैं, वो रिटायर्ड होकर घर जाते, उनकी वाइफ क्या बोलती है? वाइफ क्या बोलती है? अब आप रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय करो, टेंशन खत्म है, पेंशन शुरू है। टेंशन खत्म है, पेंशन शुरू है। बाय बाय टेंशन, एंजॉय पेंशन, हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ। एंजॉय द रिटायरमेंट लाइफ, यानी कितनी अच्छी बात कही। कितना स्ट्रेस होता है, कितना प्रेशर होता है, वो ही जानता है जिसने इस वर्दी को पहना होगा, जिसने दिन रात एक की होगी। काम का प्रेशर दोस्तों, नींद का प्रेशर, एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग का प्रेशर, घर वालों की एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर प्रेशर प्रेशर। तभी एक जज साहब ने कहा था, यदि हिंदुस्तान के अंदर सेना के जवानों पर प्रेशर नहीं है तो किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है। आज ये बात फिर क्यों मैं कह रहा हूं कि आखिर यदि हम रिटायरमेंट के बाद घर जा रहे हैं तो हमें एक सुरक्षित गाड़ी लेने का अधिकार नहीं है क्या? क्यों हमें उस तरह की गाड़ी दी जाए जो 5 लाख 8 लाख की आए? इसमें कोई मॉडर्न फीचर्स नहीं है, कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं है। इसी को लेकर रोष जाहिर कर रहे हैं और ये बहुत बुरी तरीके से वायरल हो रहा है कि सिपाही से हवलदार तक 8 लाख की गाड़ी, जेसीओ को 10 लाख तक की गाड़ी, अधिकारी को 20 लाख। ये अन्याय है।
सुरक्षा कोई लग्जरी नहीं है, सुरक्षा सुरक्षा होती है। और ये सुरक्षा के मद्देनजर रखता है कि आपके अंदर, जिसके अंदर एयरबैग की बात हो, स्टार सेफ्टी रेटिंग, ESF, हिल्ड, तमाम चीज़ें जो SUV है वो लगभग जितनी भी आ रही हैं 13 से 15 लाख की आती हैं और इनमें सारी सुविधाएं होती हैं। और कैंटीन के अंदर हुंडई क्रेटा की बात की हो, उसके अंदर क्या क्या फीचर हैं। अब हम जवान हैं तो क्या हम 5 लाख की गाड़ी लें? हम किसी भी तरीके से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो हमें इस बात को लागू करना चाहिए। भले आप गाड़ी की लिमिट कम कर दो लेकिन गाड़ी हमें सुरक्षित चाहिए, पैसे की कमी के कारण नहीं। एक हवलदार जो 20 साल सर्विस के बाद रिटायर्ड होता है, पेंशन, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन 40 लाख मिलते हैं, तो क्या वो 13 लाख की गाड़ी नहीं खरीद सकता? CSD इसकी इजाजत क्यों नहीं देता? 2 साल की सर्विस करने वाले लेफ्टिनेंट यानी एक NDA कैडेट को 20 लाख की गाड़ी मिल जाती है। सियाचिन में -40 डिग्री, LC पर गोलियों का सामना हम कर रहे हैं, हम सब एक जैसे होते हैं। CSD के अनुसार एक जवान के परिवार की सुरक्षा के लिए 8 लाख, और ये कहाँ की हकीकत है? इन्होंने इसके ऊपर सवाल उठाए हैं कि यानी उनकी मांग है कि उन्हें गाड़ी एक अच्छी खरीदने, यानी रैंक के हिसाब से नहीं, फौजी हैं, रिटायर हैं, गाड़ी कोई भी खरीद सकते हैं, सबको ऑप्शन होना चाहिए 20 लाख तक की गाड़ी का। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DSW सचिव, CPN ग्राम पोर्टल, हर जगह ये लेटर जा रहा है, हर जगह ये कहा जा रहा है कि इसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सर्विसमैन ग्रुप, यूनिट ग्रुप्स, फेसबुक, सब पे आप इसको डालिए और लगातार इसकी बात रखनी होगी। इसी तरीके को आप देख सकते हो कैंटीन के अंदर भेदभाव को लेकर राजनाथ सिंह जी को चिट्ठी लिखी गई और राजनाथ सिंह जी ने इस चिट्ठी का जवाब दिया था। एक देख सकते हो आपके सामने, भारत के रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने श्री कोडी कुन्नी सुरेश जी को जवाब दिया था कि यानी CSD की गाइडलाइन और पॉलिसी में बदलाव कीजिए ताकि आसानी से, जिस तरह मॉल में सामान खरीदते हैं वहां पर कोई रैंक भेदभाव नहीं होना चाहिए, वहां पर कोई सामान का भेदभाव नहीं होना चाहिए, वहां किसी प्रकार की लाइन नहीं होनी चाहिए। आप ये चिट्ठी दे सकते हो। राजनाथ सिंह ने कहा हम इसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लेटर है और ये लेटर संसद सदस्य ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जब उनको लिखा है तो उनके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री से जवाब आया है। अब ये आप देख सकते हो, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं अग्निवीरों को लेकर कल का मुद्दा था मुंबई हाई कोर्ट के सामने। सरकार ने क्या कहा, यानी अग्निवीर सैनिक नहीं हैं, अग्निवीर सैनिक हैं ही नहीं, ये तो एक तत्कालिक व्यवस्था है, यानी ये भाड़े पे लाए गए सोल्जर हैं, यदि शहीद हो जाते हैं तो उनके बाद सम्मान और इन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। क्या ये शब्द चुभता नहीं होगा? कितना दर्द होता है। इसके ऊपर इतनी प्रतिक्रिया आई दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि नेता कितना पेंशन ले रहे हैं और नेताओं को सलामी मिलती है, झंडा मिलता है, सब कुछ मिलता है और उन्होंने संपत्ति लूट के रखी है। कौन सा त्याग बलिदान करता है एक नेता? लेकिन आपने एक सोल्जर का जो एक स्वाभिमान है वो मिट्टी में मिला दिया। तो आपकी क्या है इसके ऊपर राय? दूसरा मुद्दा ECHS का है, लगातार घोटाला, लगातार घपले चल रहे हैं, मिसयूज हो रहा है हमारी फैसिलिटीज का। इसको लेकर कर्नल साहब ने कहा कि आपको देख सकते हो ना, सरकार के पास बजट है और बजट है तो उसका घोटाला हो रहा है। उसके बाद सैनिक स्कूल के बारे में खरी खोटी कही, उन्होंने कहा है ये पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट यानी निजीकरण सैनिक स्कूलों का कर दिया है, यानी सिविल लोग स्कूल चलाएंगे और अब वो अपने सैनिक बनाएंगे, जहां पर जो एक जिम्मेदारी होती थी सरकार की और एक क्रेडिबिलिटी थी उस स्कूलों की कि कोई सैनिक स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो भारत की सेना के अंदर अधिकारी बन के कम से कम निकलेगा। अब वो भी असुरक्षित नहीं है, प्राइवेट कर दिया। पेंशन पर टैक्स की बात, डिसेबल पेंशन की टैक्स पर बात की, उन्होंने कहा ये नियम अभी बनाया, उसका दायरा बढ़ते बढ़ते आगे तक जाएगा और सरकार कहीं ना कहीं हमारी पेंशन से भी रिकवरी कर रही है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इसके ऊपर? धन्यवाद। इस सैन्य परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए देश भर में सैनिक स्कूल बनाए जाते हैं जिसमें कि छोटी उम्र में बच्चों को भेज दिया जाता है और वहां पर सेना के परंपराओं के बारे में उनको सिखाया जाता है और वो बच्चे आगे बढ़ के NDA में, IDA में जाते हैं। आज इसका भी निजीकरण कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, नए प्रस्ताव के मुताबिक तकरीबन 40 नए सैनिक स्कूल बनाए जा रहे हैं जिसको कि PPP मॉडल, जिसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट, जिसमें कि प्राइवेट पार्टीज अपने स्कूल बनाएंगे, अपनी जमीन पे स्कूल बनाएंगे और पूरा संचालन वो प्राइवेट पार्टी करेगी। आप समझ सकते हैं आज जिसकी सरकार है वो किन लोगों को ये स्कूल खोलने के लिए न्योता देगी और ये स्कूल अब किस शिक्षा के ऊपर जाएगा, इसमें सरकार का सिर्फ
अधिकार सिर्फ सिलेबस के ऊपर रह जाएगा। उसके अलावा जो उसका संरक्षण होगा और जो उसकी तैयारी होगी, ट्रेनिंग होगा, वो एक प्राइवेट पार्टी करेगी। इस प्रकार से सैनिक स्कूल के संचालन को बदल दिया गया है, जिसके कारण सैन्य परंपराओं को बहुत बड़ा खतरा है और आने वाले समय में सेना की सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा आघात होगा। आप सबने ये आवाज उठानी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावा करने के लिए सैनिकों के साथ खड़ी है। सिर्फ दिवाली में हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं वो लड्डू बांटने जरूर जाते हैं, लेकिन जब नीतियां बनाते हैं वो सारी नीतियां सैनिकों के खिलाफ और देश के हित के खिलाफ होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप प्रचार प्रसार में अपने गांव में जाए, वार्ड में जाए, इन बातों के बारे में विस्तार से उनको बताएं, जिससे कि इतने पूर्व सैनिक जो आज हैं और बाकी आम जनता इनके बारे में अवगत हो और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और आने वाले 27 में चुनाव जो हो रहे हम भारी बहुमत से जीते, हम सत्ता बनाएं और इन सब नीतियों को खत्म कर सके। जय हिंद, धन्यवाद।